लॉजिस्टिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर माफिया को किसी टाइम पे कब्जा हुआ करता था। उस इंडस्ट्री में आना, एक सोच बनकर और उस इंडस्ट्री में बादशाहत लेना, ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आज रियल लैंडिंग कॉस्ट क्या आती है, इसके बारे में आप अगर एंटरप्रेन्योर्स को या जो बड़े बड़े खैरखा है इनको पूछोगे तो सही बहुत चंद लोग बता पाएंगे। पीपल्स फर्स्ट अगर आपकी पॉलिसी है तो योर बिजनेस विल ग्रो सुपरली और आप सस्टेन ही नहीं करोगे, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। वी ट्रांस अपने आप में जितनी सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन लॉजिस्टिक्स को लेके कोई ऐसा पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जो ले रही है जिससे हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हों, और जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो गलत जानकारी देके उसको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ काम करने की वजह से ये ग्राउंड रियलिटी के साथ लोगों के साथ कैसे काम करना, कैसे बिहेव करना है ये भी सीख गए। तो अभी कुछ कहना नहीं पड़ता है उनके लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने बलबूते पे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रो हुई है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, आप एक चीज बता सकते हो तो बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ और यूपी तो बात ही मत पूछो। यूपी में तो जो मिरेकल हुआ है ये कह सकते हैं। मोदी साहब ने जैसे स्टूडेंट पूछता है ना टीचर को वैसे पूछा और बोल रहा तो बोला सबसे पहली आपकी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा ब्यूरोक्रेसी और तीसरा आपकी न्याय प्रणाली का। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासु आर। हर कोई आज की डेट में बिजनेस करना चाहता है, पर क्या वो बिजनेस करने के लिए आपके पास वो सारी स्किल सेट्स हैं? क्या आपके पास वो एक्सपीरियंस है? क्या आपने डिफरेंट सोर्सेज से अपनी सारी नॉलेज बेस को भरा हुआ है? मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो एक सोच है, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। हमारे साथ हैं आज अशोक शाह जी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अशोक शाह जी एक अमेजिंग लीडर है। इन्होंने वी ट्रांस जैसा एक ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का बड़ा ग्रुप, ये उसके प्रमोटर हैं। कैन यू इमेजिन 1500 करोड़ इंडिया में, जहां लॉजिस्टिक्स को एक बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है, ये वो उस सेक्टर के बादशाह माने जाते हैं। 850 के आसपास इनके डिफरेंट ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया जैसी कंट्री में जहां हर 100 किलोमीटर पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑरा चलते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप के माफियाज मिल जाते हैं। और लॉजिस्टिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर माफिया को किसी टाइम पे कब्जा हुआ करता था। उस इंडस्ट्री में आना, एक सोच बनकर और उस इंडस्ट्री में बादशाहत लेना, ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। चलिए जानते हैं अशोक जी से उनकी कहानी के बारे में और बहुत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग बाग पूछने में डरते हैं, बट इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग वो सारे क्वेश्चन अशोक जी से पूछेंगे। अशोक जी, सबसे पहला क्वेश्चन, आपने वी ट्रांस की शुरुआत कैसे करी? वी ट्रांस की शुरुआत मैंने नहीं की थी, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी ने की थी। और मैं जब भी फुल टाइम पार्ट टाइम जुड़ा तब कंपनी की उम्र थी 6 साल की। मतलब वो 64 से सिर्फ वैकेशन पीरियड स्कूल में पढ़ाई करता था, तब से आता जाता था। तो वैकेशन के दौरान मैं काम करता था। उस तरह से 69 तक मैंने सब काम सीख लिया और 70 से मैं फुल टाइम जोड़ा। तो उस टाइम 12-13 साल का बच्चे की उम्र थी मेरी कंपनी की। और आज जो आपने बताया आपके साथ मेरे ख्याल से कुछ पुराने डेटा है, लेकिन आज हमारी जो नेटवर्क है वो करीब 1500 ऑफिस है। अरे वाह। वी ट्रांस, वी एक्सप्रेस, वी लॉजिस्ट मिला के 1500 ऑफिस है। और 1600 को इस टाइम पास करने की धारणा है। 1600 तो आराम से कर जाएंगे। ये अभी तक का जो रन रेट है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ, आगे जाके वो भी सुधार ही होगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरह से है तो 1600-1700 कर सकेंगे हम। सर, लॉजिस्टिक्स ही क्यों? ये मुझे क्वेश्चन बार बार आता है। मुझे आपको बताओ तो एक बहुत ही नामी संगीतकार ने मुझे कई मर्तबा कहा है कि तू गलत लाइन में चला गया है, तेरे को हमारी लाइन में होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे
डीएनए में लॉजिस्टिक था, बचपन से लॉजिस्टिक के साथ लगाव था। 59 में भुज से मुंबई तक की दूरी जर्नी ट्रक के द्वारा की, तब से ट्रक चलाने का एक जज्बा पैदा हुआ था। और 64 में ये जो थोड़ी कुछ जिम्मेदारी ली, उसकी भी पीछे अगर देखने जाओ तो ट्रक चलाना सीखना था। तो इस तरह से मैं लॉजिस्टिक में बाय डिफ़ॉल्ट कहो, बाय डीएनए कहो, या अपनी चाहत से आ गया। और आ गया तो देखा तो यहाँ मुझे लगा कि इसका भविष्य अच्छा है और स्कोप मुझे काफ़ी बढ़ता हुआ देखा। इसके लिए मैं ये इंडस्ट्री में आया। एक्चुअली मैं क्या है कि बचपन में ह्यूमन साइकोलॉजी, संगीत, इसका सब शौक रखता था और आज भी वो चीज़ मेरे साथ ही है। अच्छा सर, इंडिया में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का उसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है क्या? आज की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो ये कट थ्रोट कंपटीशन। और कट थ्रोट कंपटीशन की अगर वजह के अंदर जाने जाओगे तो आज रियल लैंडिंग कॉस्ट क्या आती है, इसके बारे में आप अगर एंटरप्रीनर्स को या जो बड़े बड़े खैरखा हैं इनको पूछोगे तो सही बहुत चंद लोग बता पाएंगे। और इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कट थ्रोट कंपटीशन चलती है। और दूसरा है कि जो कोर काम करने का है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का, वो है सर्विस देना या ट्रांसपोर्टेशन का। उसकी जगह पे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ये बिलिंग बिजनेस में बैंकर बनने की कोशिश कर रहे हैं या मजबूरी से कर रहे हैं। ये दो बड़े में बड़ी चैलेंजेस कहो या खामियां कहो आज की डेट की है। सर, जब कभी हम लोग लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो आज की डेट में हम लोगों को ना आदत पड़ गई है, सिंगल टैप करो तो खाना आ जाएगा, सिंगल टैप करो तो गाड़ी आ जाएगी, सिंगल टैप करो तो घर का सामान घर पे आ जाएगा। तो लॉजिस्टिक्स में ना हम लोग एक्सपेक्ट करने लगे कि सब कुछ ना एक्सप्रेस डिलीवरी होनी चाहिए। इंडिया में ये एक्सप्रेस डिलीवरी का आप कैसा फ्यूचर देखते हो? देखिए, जैसे कॉस्ट बढ़ती है ना, उस तरह से उसी वजह से एक्सप्रेस डिलीवरी का इम्पोर्टेंस काफ़ी 360 डिग्री एंगल से आप देखें ना तो फ्यूचर है। और उसके वजह की में जाओगे इन डिटेल तो एक ज़माना था जब ये हमने स्टार्ट की थी कैरियर की, एक पूरी कम्युनिटी थी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों में अपना माल वेरियस ट्रांसपोर्ट में रूट वाइज डालती थी और वहाँ से पिकअप करके लाती थी। वो कम्युनिटी के एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन कहाँ आया कहाँ नहीं आया, लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। पढ़े लिखे लोग तो या नौकरी में चले गए या दूसरे व्यवसाय में चले गए, तो ये शॉर्टेज हो गई। दूसरी बात कि लॉजिस्टिक कंपनी में एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी 1992 के दौरान। तो 92 के दौरान जो हुई थी उस टाइम बहुत ही अपॉर्चुनिटी हैवी थी। आज इसमें भी कंपटीशन होने की वजह से, और कंपटीशन की वजह अगर देखने जाओ ना तो जो सेल्स करने जाता है उसको ऑपरेशन का नॉलेज नहीं है और उसको लैंडिंग कॉस्ट के बारे में मानो तो कुछ भाव में बेचते आते हैं, धंधा ही लेना है। और ये जो माइंड सेट होगा टर्नओवर बढ़ाने का, ये माइंड सेट हो गया ना, वो दीमक की तरह हमारी इंडस्ट्री को खा रहा है। क्यों खा रहा है ये बताता हूँ कि एक दौर ऐसा आया था कि हर महीने 200 से 300 लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से बाहर हो रहे थे, मतलब डाइवर्ट हो रहे थे। और ज़्यादातर लोग में एक ट्रेंड मैंने देखा है, इतने अनुभव के साथ मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन ने एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया, सेकंड जनरेशन ने कैरी किया, बढ़ाया या वहाँ तक मतलब पैरेलल चला समझो। लेकिन थर्ड जनरेशन है अधिकतम केसों में है ना इस इंडस्ट्री में नहीं आती। उसकी एक वजह अगर देखने जाओ तो नॉन ग्लैमर्स इंडस्ट्री, दूसरी
कि इसमें वेफर थिन मार्जिन से आज कंपनियां काम कर रही है। ये दो वजह से एंटरप्रेन्योर्स ये चाहते हैं कि हमारा बेटा, हम तो आ गए गलती से या बाय फॉर चॉइस और बाय गलती से आ गए, लेकिन बेटे को इसमें नहीं डालना। तो ये थर्ड जनरेशन है, अधिकतम केस में मैंने देखा है, तो इससे दूर होती हुई दिखाई है। क्योंकि इंडिया में ना एक बड़ी कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, अब ये कोई बहुत, और एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि ना बहुत ही इनविजिबल इंडस्ट्री है। जब आपके सामने ये वाला ऑप्शन, जब आपके सामने ये वाली चुनौती आई होगी, तो आपने इसे थोड़ा ग्लैमरीफाई कैसे किया है जिससे लोगों को लगे कि भाई नहीं, ये इंडस्ट्री में वी आर हेयर टू नॉट ओनली टू सस्टेन, वी आर हेयर टू लीड। हम लोग बिजनेस बना के, धंधा बना के देंगे आपको। नहीं, हमने जो सुधार किया है ये क्या है कि समय से आगे, समय में क्या चलेगा, मतलब स्टेइंग रिलेवेंट, वो रिलेवेंट रह के कि जमाने के हिसाब से अपने आप को मोल्ड किया है। और उसकी वजह से हमारे तरफ लोग आकर्षित होते हैं। और दूसरी महत्व की चीज़ है कि जो हमारे वाणी, वर्तन, व्यवहार है वो इतने फेयर है कि पूरी इंडस्ट्री में पता है। और उसके वजह से हमारे तरफ लोग आते हैं, और किसी कारण से कोई छोड़ के जाता है तो 6 महीने में बूमरैंग की तरफ वापस आने की कोशिश करता है। फिर हमारी उसकी जगह खाली होती है तो हम वापस ले भी लेते हैं ह्यूमैनिटी एंगल से, और नहीं होती है तो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं। अगर आप ये पूरी कन्वर्सेशन अभी तक आपने अगर ढंग से सुनी हो तो आपको समझ में आएगा कि जब कभी भी आप टीम बिल्डिंग कर रहे हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस को लंबे टाइम तक रन करने के लिए एक पॉलिसी है जो कि जरूर अपनानी चाहिए लोगों को, विच इज पीपल फर्स्ट। अगर आप अपनी टीम मेंबर्स की भावनाओं का ख्याल रखोगे, उन लोगों का ख्याल रखोगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखोगे, तो वो लोग आपके बिजनेस को जिस तरीके से आप उसको रन कराना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर विजन, आप अगले 5 साल में अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहते हो, तो आपके सारे टीम मेंबर्स का विजन आपके साथ अलाइन होकर चलेगा। और जब कोई, जैसे बोलते हैं ना, एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, जब बहुत सारे टीम मेंबर आके उनका सेम विजन है और वो सेम तरीके से सोच रहे हैं कंपनी के ग्रोथ के बारे में, एक दिमाग से एक पर्टिकुलर टाइप का आइडिया आएगा। डिफरेंट जब बहुत सारे दिमाग मिलके एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर काम करेंगे तो वो कुछ इनोवेटिव आंसर निकाल के लेके आएंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है, जैसा कि शाहजी ने भी बोला है, कि पीपल्स फर्स्ट अगर आपकी पॉलिसी है तो योर बिजनेस विल ग्रो सुपरली, और आप सस्टेन ही नहीं करोगे, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। मैंने क्या किया था, तो मैं कभी ग्रोथ क्या करना है इसका मैं कभी बात नहीं शेयर करता था लोगों से। मैं लोगों को 5-5 के हिस्से में, समझो एक दिल्ली से आया, एक चेन्नई से आया, एक बेंगलोर से आया, उनको बिठा के बोलता हूँ आप फ्यूचर के 2 साल हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आप डिसाइड करो। अभी ये करने से क्या होता है, ओनरशिप उनकी आ जाती है, और हमने सोचा है उससे बेहतर आउटकम वहाँ से मिलता है हमको। और वो रिजल्ट जहाँ, देखिए यहाँ क्या है, सवाल कहाँ आता है कि मालिक आप है और आप ही रहने वाले हो, लेकिन अगर आपकी टीम में ओनरशिप की भावना आ गई, वो उस चीज़ की कि हमारे कहने के मुताबिक हुआ है या हमारी सुनी गई, या कभी भी कोई सजेशन आवे उनकी सुनवाई होती है, और उसका प्रैक्टिकल अगर फ़ायदेमंद की है तो उसका अमल किया जाता है, तो वो मान्यता है ना, वो बहुत मजबूत होती है। और वो जितनी मजबूती से आएंगी उतना लॉयल्टी आपको ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल सर, सो ट्रू। तो ये हमने आजमाइश की है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पहुँच सकते हैं। आज कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है, जब भी टीम होती है, और जितनी बड़ी टीम आपके साथ है उतने आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, लॉजिस्टिक्स के केस में बिकॉज ट्रक्स इन्वॉल्व हैं, व्हीकल्स इन्वॉल्व हैं जो कि ना रोड पे चल रहे हैं, अगर रोड पे चल रहे हैं तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट। वी ट्रांस अपने आप में जितनी सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन लॉजिस्टिक्स को लेके कोई ऐसा पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जो ले रही है जिससे हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, कार्बन इमिशन कम हो, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? नहीं, इसमें हम लोग काफ़ी अगुवाई ली है,
और उसमें एक है कि शॉर्ट रूट पे जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ये क्या है, जहाँ मुमकिन है जो रूट पे मुमकिन है वहाँ सीएनजी वाली गाड़ियाँ ली है। और पॉल्यूशन हो रहा है अभी जो बिजनेस के, हम मिनिमम पॉल्यूशन कैसे गाड़ी करे इसके लिए हर एक गाड़ी जितनी भी हमारी कंपनी के ओनरशिप की गाड़ी है उसमें हम एक चीज़ हम करते हैं, एएमसी लेते हैं और टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस होता है तो वो कंपैरेटिवली कम धुआं छोड़ती है। और उसके अलावा हम लोग देखो जो चीज़ है वो कम नहीं कर सकते तो हमने उसके मारण के हिसाब से वृक्षारोपण का बड़े पैमाने में अभियान चलाया है। आज की डेट में मैं कहूँ तो कल की बात है, हमारे गांव में 1000 पेड़ लगाने थे तो हमने स्पॉन्सर किए, मतलब अरे वाह। और उसी तरह से एक जगह पे 200 पेड़ नवा सेवा में लगाने के थे वहाँ किए, मतलब एक ड्रोन वाले एरिया में, मतलब एकदम ड्रॉट फुल एरिया है तो वहाँ कुछ पेड़ लगाए। मतलब हर साल जितने हो सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेड़ लगाने में जितना भी हो सकता है सहयोग देते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी लगती है कि ऊर्जा की बचत होता है, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, वहाँ सुकृत जागरूक रह के हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से ब्लंट हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ना उनका उतने ही ब्लंटली उनका आंसर करें। मैं तो जो फैक्ट होगा मुझे जानकारी है उसका ब्लंटली कहूँगा, और जो जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं वो कह दूंगा कि मैं इसके बारे में नहीं। मेरा क्या है कि मेरे वर्ड्स है ना लोग फॉलो करते हैं, इसके लिए जो सही जानकारी देना मैं उचित समझता हूँ, और जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो गलत जानकारी देके उसको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा रीज़न है ये सारे क्वेश्चंस पूछने का, बिकॉज आज की डेट में जो बच्चे या जो एंटरप्रेन्योर्स लॉजिस्टिक्स या किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं ना, उन लोगों को ना ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता होती हैं। अब क्या होता है, वो फेरी टेल में जीते हैं कि 5 साल में इतने 1 बिलियन की कंपनी बना लेंगे, 2 बिलियन की वैल्यूएशन पे कंपनी बना लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे या एग्जिट ले लेंगे। बट पॉइंट इज़ कि वो जो ग्राउंड रियलिटी कैसी होती है, इसीलिए लोगों को पता नहीं होता, इसलिए इंडिया में 88% के करीब स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। करेक्ट। तो मुझे जानना है कि ऐसी अगर लोग बाग जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे ना, तो उन लोगों को ना वो ग्राउंड रियलिटी पहले से पता हो जब भी वो किसी भी इंडस्ट्री में अगर अपने कदम रख रहे हैं, तो सो दैट एक रेगुलर पॉडकास्ट की तरह उसे ना देखें, वो एक उनकी लाइफ चेंजिंग जो वो करना तो चाहते हैं इसके बारे में मैं आपको ये रिप्लाई दूंगा कि ये चीज़ मैंने अनुभव की है। मैंने 1 से करके 100 तक का सब काम किया है, तब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और मेरे बच्चों को, मेरे दोनों जुड़वा बेटों को 14 साल के जब थे, आज 43 के हैं, तो उनको यही कहा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। अगर दूसरी फील्ड में कहीं आपकी चॉइस की फील्ड है मेरी फील्ड छोड़ के, तो मेरे पास जो भी उस टाइम होगा वो आपको दे दूंगा, और आप जीरो करके लाएंगे तब तक कुछ एक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें से क्या सीखा, इतना ही पूछूंगा बस। तो डिसीजन आप दोनों को लेना है, क्योंकि मुझे भी मेरे फादर ने जब भी मैं 14 साल का था तब कहा कि मैं कुछ पूछने गया तो बोला अभी तू बच्चा नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है, अभी तेरे डिसीजन तेरे को लेने हैं। और उसके बाद 14 साल के बाद जो भी डिसीजन लिया, डिसीजन लेके काम संपन्न हो जाता था, तभी उनको जानकारी देता था। ज़्यादातर मेरे पिताजी मतलब मेरे फुल टाइम आने से पहले रिटायरमेंट ले चुके थे, तो उनको बिजनेस से कनेक्शन नहीं था, तो जब भी कोई चीज़ करता था तो करने के बाद मैं बता देता था, शेयर करता था ज़रूर से। तो बच्चों में मैं यही चाहता था कि खुद का डिसीज़न हो। और जब 15 दिन के बाद उन्होंने डिसीज़न के तौर पे कहा कि अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो पहले उनको भिवंडी गोडाउन जो हमारा है, जो डिफ़िकल्ट में डिफ़िकल्ट भिवंडी गोडाउन, किसको सजा देनी है तो भिवंडी गोडाउन में बेचना चाहिए। तो वैसा किया और कुछ अरसा उन्होंने काम किया, फिर वेरियस गोडाउन पे काम किया। तो आज क्या है कि मुझे उनमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये स्टेज आया। और दूसरा क्या है कि वहाँ काम करने की वजह से ये ग्राउंड रियलिटी के साथ लोगों के साथ कैसे काम करना, कैसे बिहेव करना, ये भी सीख गए। तो अभी कुछ कहना नहीं पड़ता है उनके लिए। और जो
आज के कई एंटरप्रेन्योर्स है अपने बच्चों को सीधी कुर्सी दे देते हैं, वो सबसे बड़ा अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, ये कह सकता हूँ। क्योंकि कितने 20 पे 100 होता है, ये पापड़ नहीं जब तक बेले होते हैं ना तब तक उन लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये बात जो आपने बताई वो सब सही है और उसकी बदौलत। और दूसरा क्या है कि स्टार्टअप में एक लोगों का ये है कि जल्दी से पैसे वाला बनना है या जल्दी से पैसा कमाना है। जब स्टार्टअप कोई मकसद के साथ आता है, कोई सोसाइटी का पेन पॉइंट एड्रेस करने की भावना से आता है, वो फेल नहीं हो सकता। 2 चीज़ें चाहिए स्टार्टअप में, ये भावना होनी चाहिए, और दूसरा स्टार्टअप है तो एंटरप्रेन्योर्स के तरह सोच होनी चाहिए, नहीं कि नौकरी करने वाली की सोच के 8 घंटा काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी है। अभी हमने एक स्टार्टअप हमारे जिसमें हमने इन्वेस्ट भी किया है, उसके साथ उसका माइंडसेट देखा तो मैं बोला इसका वैल्यूएशन बढ़ नहीं सकता। बोला क्यों? मैं बोला इनका माइंडसेट नहीं एंटरप्रेन्योर्स वाला, तो ये लोग सक्सेस जो 1 साल में होना चाहिए उसको 5 साल भी में के बाद हो गए या नहीं, और तब तक जो बर्न कर चुके होंगे तो वायबल नहीं होगा। तो अभी हम लोग एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक दूसरे को सपोर्टिंग है वैसे के साथ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ये समझ में आया आप लोगों को, जब तक लोहा आग में तपेगा नहीं ना तब तक उसकी असली मूर्ति उससे नहीं बन सकती है, उसका कोई यूजफुल कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता है। जो लोग अपने बच्चों को या अपने कलीग्स को या अपने आप को खुद से आग में नहीं झोंकना चाहते हैं ना, तो वो लोग वो कच्ची घड़ी की तरह हो जाती है, ना तो उनकी कोई आकृति बन पाती है, ना कोई शेप बन पाएगी, ना उनका कोई यूज़ हो पाता है। अशोक जी ने बहुत ही मतलब कोई $1 मिलियन जैसा सजेशन दिया है कि जाओ खुद से फील्ड में उतरो, अपने बच्चों, अगर आप बिजनेस फैमिली से अपने बच्चों को बोलो जाके ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें, लोगों का पेन पॉइंट समझें, प्रोसेसेस को समझें, किस चीज़ के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों कोई पर्टिकुलर प्रोसेस XYZ तरीके से किया जाता है, वो सब कुछ समझोगे तब जाके आपको समझ में आएगा और उन बच्चों को समझ में आएगा कि बिजनेस के लिए एक्चुअल रनिंग के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये ईज ऑफ लाइफ 8 से 5 वाली ड्यूटी वाला जो माइंडसेट है, आपको वो सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। सर मैं अब अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ। 1991 में इंडिया में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या आपको लगता है कि जब आपकी कंपनी इस टाइम पे रन कर रही थी तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि काफ़ी पीछे रह गई थी, क्या आप कारण समझते हैं इसका? लॉजिस्टिक इंडस्ट्री तब भी पीछे थी और आज भी मेरे हिसाब से पीछे है। उसका एक कारण देखो तो आज सबसे बड़ा, लोग कहते हैं, कोई कहता है कि खेती में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कोई कहता है कपड़े में, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखो तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है। लेकिन गवर्नमेंट के एंगल से 1947 में आज़ादी मिली, इस तरफ से आज तक रिकॉग्नाइजेशन कहाँ मिला है। तो ये बड़ी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने आप अपने बलबूते पे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रो हुई है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, आप एक चीज़ बता सकते हो तो बताइए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है वो हुआ है, उसमें दो राय नहीं है, और पिछले 11 साल में जो सुधार हुआ है वो बियॉन्ड आवर मतलब एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उसको छोड़ के उसके सामने जो टोल टैक्स डाल दिया वो कमर तोड़ दी है इंडस्ट्री की। जो फैक्ट है, वास्तविकता है, वो बताता हूँ। एक जमाना था कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, इसमें टायर, डीजल, मैन पावर, टैक्सेस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये 5 चीज़ आती थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा कीमत थी डीजल की, सेकंड आती थी टायर की, थर्ड थी मैन पावर की, फोर्थ थी टैक्सीज की, और फिफ्थ थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। आज सब गणित उलट पलट हो गया है। नो डाउट डीजल अभी प्राइम पे है, मतलब हाईएस्ट है, लेकिन डीजल के बाद सबसे बड़ा अभी कॉस्ट है ना, वो टोल टैक्स आ गया। और टोल टैक्स की बदौलत जो दिखता भी नहीं है लोगों को,
टायर के भाव बढ़ेंगे तो थोड़े कुछ देखेंगे, डीजल के भाव सबको दिखेंगे, लेकिन मैन पावर कॉस्ट एवरी ईयर बढ़ती हुई रकम तो वो किसको दिखते नहीं है। और जो लॉजिस्टिक मैनेजर आते हैं वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मारने की कोशिश, और इसकी बदौलत आज 400 ट्रांसपोर्ट कंपनियां हर क्वार्टर में निकल रही है। एक जमाना था हर महीने 200 से 300 ट्रांसपोर्ट कंपनियां बाहर निकल रही थी। 2.25 लाख ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी। मुझे लगता है इसी तरह से अगर दौर चला तो 2030 में 10 या 20 कंपनियां रहेंगी जिसकी मोनोपोली होगी, या 100 होगी ज़्यादा में ज़्यादा अपने देश के हिसाब से। जो जर्मन में हुआ एक ज़माने में इतनी ट्रांसपोर्ट थी, अभी 7 कंपनियां ही लॉजिस्टिक फील्ड में है। तो ये हमारे देश में हो सकता है। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखो ना तो बड़ा डेंट हो जाएगा। सर पर अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट कर रही है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, बट वाई गवर्नमेंट फोकस इज मोर ऑन एग्रीकल्चर, आईटी इंडस्ट्री? इनकी पॉलिसी मेकिंग पे तो हर वक्त बात होती है क्योंकि नेशनल लेवल पे। देखिए मैं फ्रैंकली कहूँ ना कि शुरू से आज तक हमारी कोई लॉबी नहीं है। सब इंडस्ट्री की लॉबी है, और जितनी लॉबी आपकी मजबूत है उतने आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई भी राज्य हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। हमारी लॉबी नहीं है, एक बात है। और दूसरी स्कैटर है हमारी इंडस्ट्री, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो कभी लोगों को लंबे की सोचने की, डे टू डे एक टाइम धुआं लग गया ना आपके नाक में ये डीजल का, तो फिर आपकी सोच में भी फर्क आ जाता है। ये मैंने देखा है। तो सोचते नहीं, लंबे की नहीं सोचते, अभी की सोचते, आज की देखेंगे, 2 महीने के बाद की सोचेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या होगा, क्या हमने किया, तो वो कुछ नहीं सोचता है। सर लॉजिस्टिक्स अनऑर्गेनाइज तो है ही है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बड़ी करप्शन प्रॉम्प्ट भी है? क्योंकि अगर आप देखोगे पहले ना ट्रांसपोर्ट को ना सबके सब पहले माफियाज चलाते थे। आई एम श्योर कि आपके सामने भी ना ये चैलेंज जरूर आया होगा कि हर जगह के ना अपने अपने माफियाज होते हैं और वो अपने इलाके में लोगों को एंटर नहीं करने देते हैं, कंपनियों को तो स्पेसिफिकली। आपने कैसे हैंडल किया था अगर आपके सामने कोई केस आया होता है ऐसा माफियाज वाला? तो अभी क्या है कि शुरू के दौर से 1958 से, एक तो क्या है कि 1958 में बहुत ही कम, और हमारा जो व्यवहार और रेपुटेशन है वो फेयर बिजनेस वाला हुआ। और आप देखो, गलत आदमी होगा ना, कभी सीधे रास्ते से चलने वाले, आड़ा टेढ़ा काम नहीं करने वाले को छेड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो उस बदौलत था। और अननोनली उस टाइम के कुछ माफिया थे, उनके परिवार की ट्रक हमारे पास फिक्स चलती थी। हमको पता नहीं था ये माफिया है या कौन है, लेकिन हमारा व्यवहार तो जैसे और ट्रक ओनर के साथ वैसा उनका साथ रहता था, मतलब एक ह्यूमैनिटी वाला। तो उसकी बदौलत क्या है कि इनकी ट्रक्स हमारे पास 5-6 साल चली ना, उससे में ये रेपुटेशन की इनकी ट्रक चलती थी, तो कभी कोई इनको तकलीफ देंगे तो ये आ जाएंगे सामने, हमारे सामने। हमको ये बाद में बहुत लंबे अरसे के बाद पता चला, लेकिन ये एक वजह हो सकती। और दूसरा क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड धंधा था हमारा। मेरे पिताजी ने जब ये धंधा की शुरुआत की तभी जैनिज़्म को आगे रखा था अपने आपको पीछे, और हमने ये फॉलोअप किया, और हमारे सेकंड जनरेशन ने फॉलोअप किया है, मतलब हमारे थर्ड जनरेशन ने भी यही फॉलो कर रहे हैं आज तक। तो इसकी बदौलत क्या है कि ऑक्ट्रॉय में भी, जब भी ऑक्ट्रॉय थी तभी एक 2 नंबर वाला मेरे पास आया कि अशोक भाई थोड़े सावधान रहना। मैं बोला क्यों सावधान? बोला ये ऑक्ट्रॉय वाले आप पे रेड डालने वाले। मैं बोला मैं तो वेट कर रहा हूँ। बोला वेट कर रहा हूँ मतलब क्या? मैं बोला देख, मैं आज तक चुप रहा हूँ, क्या होता है क्या नहीं, मैं तो 100% भरता हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा कोई भी माल मेरे गोडाउन में होगा, वो ऑक्ट्रॉय बाकायदा जो लीगली भरना है वही भरा होगा। लेकिन जिस दिन मेरे पे उन्होंने हाथ किया ना, फिर मैं उनके रात को किस तरह से वो गाड़ियाँ पैसा लेके पास करते हो, क्या क्या करते हो, मुझे सब पता है।
तो मैं प्रेस के सामने खुला करूंगा, लोगों के सामने खुला करूंगा, तभी मीडिया नहीं थी इतनी। तो ये कहने के बाद आज तक मतलब ऑक्ट्रॉय जब तक थी कोई हमारे पास आया नहीं। उसने मैसेज दे दिया ऑफिसर पर कि भाई ये बाउंस बैक होगा आपको। और मैं ये मेष राशि का एक गुण है कि कभी कोई गलत के सामने नहीं झुकना और जरूरत पड़े तो लड़ाई में उतर जाना। तो वो उस प्रिंसिपल पे चलता था, तो ये भी चीज़ हमको तकलीफ नहीं दी। लेकिन फ्रैंकली बोलूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी कहो या कुछ भी धर्म का प्रताप कहो, कोई इस टाइप का हमारे नहीं थ्रेट आया है, नहीं कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया। सर लॉजिस्टिक्स में ना बहुत बड़ा फर्क आता है जब आप ना रीजनल बिजनेस पे जाते हो। दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत। आपकी कंपनी में कभी आपने ऐसा फेस किया हो कि साउथ में या नॉर्थ में या वेस्ट में ईस्ट में कोई डिफरेंस स्टेट वाइज लोगों के हिसाब से, वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट माफियाज हों, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट हो? गवर्नमेंट और माफिया का तो कोई ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन एक बात है कि माइंडसेट का बहुत फर्क रखता है। तो फॉर्चुनेटली हमारे नसीब इतने अच्छे हैं कि अच्छे आदमी मिले हमें, एक बात है। और दूसरा कि हमने मिक्स एंड मैच भी किया था कि नॉर्थ इंडियन को साउथ में रख दिया, साउथ इंडियन को नॉर्थ में रख दिया। ये भी जब भी ज़रूरत पड़ा तो करते रहे और मूवमेंट रहती थी। तो और दूसरा क्या है कि इतने सालों से इस बिजनेस में होने के उसका हर एक का माइंडसेट के हिसाब से उसको कैसे टैकल करना है ये हमको अच्छी तरह से आता है। तो ये सब रीज़न की वजह से हमारी कंपनी के जहाँ तक ताल्लुकात है तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लोगों को होती है ये सुना है, लेकिन किसको कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले कुछ सालों से ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे नेशनल हाईवेज बन गए हैं, बहुत सारे एक्सप्रेस रोड्स बन गए हैं। आपने अपने पूरे तजुर्बे में क्या देखा है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए बाय रोड बहुत ही बढ़िया है? कोई ऐसा स्टेट जहां आपको लगता है कि यार वहां गाड़ी गई ना तो गाड़ी का कचरा हो जाना है? देखिए, हमारा फॉर्चुनेट है कि शुरू से हम लोग बॉम्बे टू गुजरात का धंधा करते थे अप टू 97। मतलब कंपनी की शुरुआत से बाद 30-40 साल तक हम यही धंधा करते थे, बरोबर। तो मैं बात करता हूँ 72 की, बरोबर। 72 में मेरी शादी हुई, उसके 5वें या 7वें दिन मैं, मेरी वाइफ और मेरी चाची हम बाय कार गांधीधाम से राजकोट गए थे। 200 किलोमीटर का रनिंग था और मैं नॉर्मल चला रहा था, स्पीड में नहीं, लेकिन नॉर्मल जो खुले रोड पे जितनी गाड़ी है, फियाट गाड़ी थी। 2.25 घंटे में नॉन स्टॉप पहुंचा था। मतलब आज से 50 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखो तो गुजरात के रोड वैसे थे जितने आज है। अरे वाह। तो वो मेरा सौभाग्य है। और महाराष्ट्र की हद में आते थे उस टाइम, तो वापिस से मुंबई आते कई मरतबा 5 से 7 घंटा लग जाता है, वो भी 200 किलोमीटर है। सर बाकी के राज्य में जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ तो वहाँ के बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में कह सकता हूँ कि कभी भी मध्य प्रदेश छोड़ के बाकी गोवा से आप महाराष्ट्र में आएंगे या कर्नाटक से आएंगे या आंध्र में आएंगे या गुजरात से आएंगे तो पहले पता चल जाता था महाराष्ट्र में आ गए, वही खड्डे वाला रोड और ये है। सर पिछले 1 दशक में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे एक्सप्रेस हाईवेज बनाए हैं सारी मेजर सिटीज़ के बीच में, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से क्या उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपने कितना बड़ा बदलाव देखा है? सबसे बड़ा बदलाव मैंने 2 स्टेट में देखा है, उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आज से 40 साल पहले मेरे ख्याल से हमने जर्नी की थी
7 नहीं 30 साल के, उस टाइम रोड की हालत बहुत खराब थी। लेकिन आज अभी फिलहाल पिछले साल मैं गया था, बाय रोड जर्नी करने का मौका हुआ, तो वही गुजरात का हो या महाराष्ट्र में जो सुधार हुआ है, मतलब गुजरात के जो पुराने टाइम के रोड थे और महाराष्ट्र में अभी के टाइम के रोड, उसकी बरोबरी के रोड दिखे। कुछ कुछ पैचेस अभी बाकी है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ। और यूपी तो बात ही मत पूछो, यूपी में तो जो मिरेकल हुआ है ये कह सकते हैं। सर पिछले अगर आप 20-25 साल देखें तो हम लोगों ने केंद्र में दोनों सरकार देखी, कांग्रेस की भी देखी रही है, बीजेपी की भी देखी है। आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के एडवांटेजेस के हिसाब से, किस गवर्नमेंट ने ज़्यादा बेहतर काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जो कि लॉजिस्टिक्स? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बेशक अभी पिछले 10 साल में जो काम हुआ है वो आज़ादी के 47 टू 2013 या 14 तक के टाइम पे जो हुआ है उसके बरोबरी का अभी 10 साल में हुआ है। ये मैं कह सकता हूँ हमारी इंडस्ट्री के लिए, और कोई किसी को भी पूछोगे तो ये कह सकते हैं। मेरी टीम कुछ रिसर्च कर रही थी इस बारे में, तो मुझे अपनी टीम से पता चला कि पिछले 10 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, एक टर्म होती है जो कि मैं भूल रहा हूँ अभी, जितना किसी भी व्हीकल का मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है 100 किलोमीटर चलने पे, पिछले 10 साल से वो ये बढ़ के 500 किलोमीटर हो गया। बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से उससे पहले वो 45 किलोमीटर का था, विच मीन्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम आपके एएमसी का खर्चा आने लग गया है जब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है पिछले 10-12 साल से। अभी इसी की बदौलत मेरे जो मैनेजर है, जो ट्रक डिवीज़न संभालते हैं, उन्होंने सभी कंपनियों के साथ जिसके पास से हम परचेस करते हैं उसके साथ 5 साल 10 साल का कॉम्प्लीमेंट्री एएमसी लिया, उन्होंने आस्क कर दिया है। अभी उसका राज अभी मुझे पता चला क्योंकि वो डिस्काउंट के मुकाबले इनको एएमसी सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो भी शान है। और हमारे मैनेजर ने अपने एंगल से बहुत सही किया कि गाड़ी का पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए मेंटेनेंस कंपनी में कराना चाहिए, ये सब सही स्टेप लिए है उसने। और कंपनियों ने क्या है कि अभी तो गाड़ियों का वेर एंड टेयर ही कम हो रहा है, तो देने में कोई अर्ज नहीं। पहले 1 साल का देता था, अभी 5 साल का दिया, एक ही खर्चा हमको आने वाला है, लेकिन हमारा हाथ ऊपर रहेगा। तो दोनों की सोच, मतलब ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर 1990 के आसपास जब से ग्लोबलाइजेशन को बड़ा बढ़ावा मिला है इंटरनेशनल लेवल पे, तो चाइना ने हमें सरपास किया था। चाइना और हम लोग बिल्कुल सेम पोजीशन पे थे 80s के आसपास तक। चाइना की सप्लाई चेन की जितनी रणनीति थी जो उसने अपनाई और इंडिया ने जो 90s में अपनाई है, आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया कहाँ चूक कर गया है, जो इंडिया को वहां तक आने में 2025 लग गया और चाइना वहां 1995 में पहुंच गया? तो मतलब हम लोग 30 साल पीछे चल रहे हैं चाइना से अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। मैं डिटेल में अगर आपको जवाब देना चाहूँगा तो दे सकता हूँ कि 1947 और 1948 इंडिया, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, चाइना हुआ आज़ाद 48 में। जी। जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम चाइना हमारे से 20 साल पीछे था। बिल्कुल। और आज ज़्यादा नहीं तो 15 साल आगे है हमारे से। बिल्कुल सर, बरोबर। बिल्कुल। उसकी वजह में अगर देखने जाओ तो मोदी साहब जब भी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे तभी उन्होंने चाइना विज़िट की थी। और चाइना विज़िट करने के बाद उन्होंने वहाँ के जो जिनपिंग अभी जो करता धरता है उसको पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया, ये मुझे जो बताया, उनके साथ जो डेलीगेशन में गया था उस बंदे ने बताया कि उन्होंने बताया कि ये वजह क्या है। मोदी साहब ने जैसे स्टूडेंट पूछता है ना टीचर को, वैसे पूछा और बोल होड़ ला, तो बोला सबसे पहली आपकी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा आपकी न्याय प्रणाली का। आप ऋषि मुनियों या राजाशाही के ज़माने में जो थी वो विश्व में श्रेष्ठ थी,
लेकिन अंग्रेजों ने ये शासन किया अपने देश पे, उसके दौरान जो ठोक के बिठाई है, तो हमने हटाने में देर नहीं की। मतलब हमारे शासकों को ये इसके गंध आ गई, तो हमारे पुरानी संस्कृति की ओर से जाके नए चीज को रिलेवेंट रहने की कोशिश की। और आप अभी जागे हैं तो देर हो गई है, इसकी वजह से आप पीछे हैं। हमने जो करना था वो किया। और दूसरा क्या है कि आप डेमोक्रेसी में गए, मोड में गए, हम जो मोड में हमको जाना था वो मोड में गए, और उसमें कुछ हमको बाधाएं नहीं आई, जब आपको हर कदम पे बाधाएं आती है। ये दो कारण है। तो मोदी साहब ने यहाँ आके काफ़ी लोगों से बात की, 2012 की बात है, और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए कुछ स्टेप है, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं। रॉड मैकले का 1843 का जो आप पढ़ेंगे ना, उसमें बताएगा कि ये देश को मैनेजर्स बनाने की फैक्ट्री बना दो, एंटरप्रेन्योरशिप को ख़त्म करो, ये टाइप का मतलब था। और वो हमारा जो ये है, और आज की डेट में आपको एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं मिल रहे? तो जितना वो अंग्रेजों की तो फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि कॉलेजों में आज जितना पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा डराया जाता है। इसके लिए लोग है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में आने से डरते हैं, कतराते हैं, और नौकरी करने लगते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी मिलेंगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी। लेकिन इनको पता नहीं है कि आपका जो ग्रोथ एज ए एंटरप्रेन्योर्स जो हो सकता है वो नौकरी में कभी नहीं हो सकता है। सो ट्रू सर। आई एम श्योर जब भी लोग बाग आपको सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना कोई सैटरडे संडे या फ्राइडे नहीं होता है। एवरी सिंगल डे यू आर वर्किंग फॉर द विजन, यू आर वर्किंग फॉर द मिशन, जो आपने अपने लिए सोचा है, देश के लिए सोचा है। पर्पस क्या है, आप उस पर्पस को ना हर सेकंड जीते हो। जो वो माइंडसेट है ना कि सैटरडे है थोड़ी पार्टी कर लेते हैं, आज छुट्टी मना लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। इफ यू आर हेयर टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट टुडे। अगर आप कल पे कोई चीज़ें छोड़ दोगे ना तो वो कल ही रह जाता है, और वो कल कभी नहीं आता है, क्योंकि कल जाके वो आज बन जाएगा, और आज में आपने कुछ नहीं किया है। सर, जिस हिसाब से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, क्विक कॉमर्स वाले, इनसे आपको काफ़ी कुछ खतरा लगता है कभी? और अगर खतरा लगता है तो आपने कैसे सस्टेन किया है? मुझे तो खतरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ओके। जितनी भी ये उनकी दुकान उनके हिसाब से चलने वाली है, हमारी दुकान हमारे हिसाब से चलते हैं। हम B2B बिजनेस में हैं, वो B2C में बिजनेस में है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये क्विक कॉमर्स के सिमिलर जो ई-कॉम बिजनेस है, हाँ जी, उसमें आज मेरी कंपनी बेबी है। मतलब 5-6 साल पहले एक डिवीज़न चालू किया था, वो 1,25,000 सक्सेसफुली डिलीवरी कर रही पर डे। तो वो भी सेगमेंट मेरे पास है, लेकिन हमने क्विक कॉमर्स वाले को मना कर दिया। कई एक दो लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन मना किया। मना इसलिए किया, देखो कि कुछ उसूल होता है लोगों का। अभी एक खाना बोलते हैं 10 मिनट में देंगे आपको, क्या ताज़ा खाना मिलेगा आपको? आप सोचो, सिर्फ इस पे सोच करने की ज़रूरत है लोगों को, जो मंगवाते हैं उसको। वो कितने दिन का वासी खाना गरम करके आपको मिलेगा? तो ये इस चक्कर में पड़ने की वजह से आज का जो जनरेशन है ना, इस चक्कर में अपने सेहत खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। और दूसरा बात है कि क्विक कॉमर्स में कौन सी इमरजेंसी है, कभी कभार आती है, लेकिन रोज इमरजेंसी नहीं होती है। तो आप आसपास टहलते टहलते हाथ पैर हिलाते जाएंगे, आसपास की दुकान से शॉपिंग करेंगे, तो आपको एक तरह से एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी, और आपकी सेहत के लिए वो भी ज़रूरी है। और सब घर बैठे मंगाते, तो आपके सिवाय के कोलेस्ट्रॉल और ऐसी जो आपके ग्रोथ में बाधा रूप चीज़ें हैं, उसको आमंत्रण देने के अलावा कुछ नहीं करते। ये मेरी सोच है, हो सकता है लोग मेरे साथ सहमत नहीं हो, लेकिन आप
इतना सोचो कि 10 मिनट में अगर कोई पार्सल 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज में पहुंचना है, वो जो बंदा जो डिलीवरी करने है उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। उसको पेट के लिए करना पड़ता है, लेकिन उसकी जान का पूरा खतरा है। बहुत सारे गलतियां होने की होती है, एक्सीडेंट, डेथ, उसके परिवार का आप सोचो। तो जो ये क्विक कॉमर्स को बढ़ावा देने वाले हैं, उनको मैं तो कहूँगा कि जब इमरजेंसी के अलावा आप ये करना बंद करो। कुछ नहीं तो ह्यूमैनिटी एंगल से, हमारे धर्म के हिसाब से, कोई भी धर्म में ये नहीं है कि हमारी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी की डेथ हो जावे या कोई अपंग अपाहिज हो जावे। तो मैं तो कभी भी मेरे घर में ये मना करता हूँ। कभी कोई बात करते हैं कि ये मंगवा लेते, मैं बोलता मैं जाके लेके आता हूँ, चलो आपको नहीं जाना है तो क्या है कि एक रिलेशनशिप होती है। आज बरसों से जो आदमी सप्लाई करता है उसको छोड़ के इनको देने से क्या फायदा है। और ये क्या है, जो फंड आता है वो विदेशों से आता है। तो आज ये बर्न के नाम पे बर्न करवा रहे हैं, लेकिन कल क्या करेंगे आपको डेटा ही आपका कर रहे हैं, आपका सब कुछ कुंडली उनको मालूम पड़ जाती है। करेक्ट सर। ये नहीं करना चाहिए, ये मेरी सोच है। सर फैमिली के नाम से याद आया, मेरी वाइफ ने एक क्वेश्चन भेजा है आपके लिए। हाँ। एंड उन्होंने बोला कि सर से मिल रहे हो तो जाके ना ये क्वेश्चन जरूर पूछना। एंड उन्होंने बोला है कि आप वी ट्रांस के साथ में देखो, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा ही ना मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। क्या आपने फीमेल्स को इसमें जगह दी है अपने पूरे काम में, और दी है तो आपने कैसे मेंटेन किया है कि जेंडर बायस ना रहे आप? इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरी कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिस में आ जाइए, 240 का स्टाफ है, उसमें से आधी से ज़्यादा अगर महिला नहीं मिले तो मुझे बताना आप। ओके। और महिलाएं जो, एक इनकी खूबी की बात करूं तो कमिटमेंट लेवल मैंने जो पाया है फीमेल में होता है, वो परसेंटेज वाइज मेल के मुकाबले बेहतर होता है। ये हमने अनुभव किया है। उनको कोई काम देंगे तो शिद्दत से करेंगे, नहीं होता है तो बोलेंगे आज का काम हुआ है, इतना बाकी है, इतना हुआ है, मेरे से इससे ज़्यादा नहीं आज हुआ है। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी टाइप की कहो या जो सच्चाई है वो ज़्यादा देखी है। और मैं तो इस हक में हूँ। और आज की डेट में सब फ्रंट पे देखने जाओ तो रीज़न कुछ भी होवे, एक कहते हैं कि 2 का अंक होता है वो फीमेल का होता है। और 2000 की शुरुआत हुई तब से अभी 2099 तक चलेगा बोलते हैं। और उसमें भी 2020 से करके 2030 तक का, 29 तक का टाइम है, वो महिला डोमिनेंस का आने वाला है। ये अंक शास्त्र वाले बोलते हैं और कहीं कहीं दिखता भी है ये। तो हम तो बराबर का हिस्सेदार मानते हैं और मेरिट पे हम देते हैं। तो हाँ, कुछ चीज़ें होती है, बाधा रूप होती है कि जहाँ ट्रैवलिंग का काम होता है, रात को देरी से काम कर रहे हैं, वहाँ से हम दूर रखते हैं इनको, फॉर ऑब्वियस, क्योंकि अपनी बहन है, अपनी बेटी है, अपनी मतलब ऐसे ही हम तो समझते हैं कि ये भी अपनी बहन बेटियाँ ही है। सर लॉजिस्टिक्स ना एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कट थ्रोट बिल्कुल कंपटीशन है। कभी आपने देखा है कि किसी आपके कॉम्पिटिटर ने, किसी ने आपके इंटरनल एम्प्लॉई को अप्रोच किया हो और उन लोगों ने आपस में कोई कुछ ऐसा कांड किया हो जिसकी वजह से वी ट्रांस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया? अगर ऐसा कोई किस्सा है तो एक प्लीज़ शेयर करिए। नहीं, हमारे कंपनी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी और सब ऑफिशियल काम होता है, तो ये तो नहीं हुआ। लेकिन ये तो कोई दिन ऐसा खाली नहीं होगा कि कॉम्पिटिटर या और कंपनियों ने हमारे लोगों को नहीं किया हुआ है अप्रोच। और दूसरी बात कि हमारे एम्प्लॉय का जो वैल्यू है मार्केट में, वो दूसरी कंपनी वाले उठाएंगे तो 10% 20% ज़्यादा ही होता है। लेकिन
एक्सपीरियंस ये हुआ है कि एक टाइम दूसरी कंपनियों में जाना, हमारे कल्चर में अगर 3 से 5 साल किसी ने काम कर लिया है तो फिर किसी भी कंपनी में उसको जाना है, जाने देते हैं हम लोग। उसको कल्चर मैच नहीं करता है और लौट के आ जाते हैं कि अरे घर वाह। का सुबह का भूला शाम को लौट के आया, वैसा होता है। और उस टाइम जगह होती है तो हम देते हैं उसको, जगह नहीं होती है तो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं हम्म। कि भाई तेरी जगह तो भर गई है, अभी सॉरी नहीं है मेरे पास। सर 2020 में कोविड आया, जब सब कुछ बंद हो गया था, तो लॉजिस्टिक्स इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कोई स्पेशल एड हुआ था, कोई स्पेशल नीतियां बनाई गई या कोई स्पेशल हेल्प हुई थी, या आपने पूरे कोविड के प्रकरण को पूरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ने, स्पेसिफिकली वी ट्रांस ने कैसे इसको सब चीज़ को फेस किया था? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, सबको सहाय मिली थी, हमको कुछ नहीं मिली थी। और कुछ दी है तो कोई भी बंदा बता सकता है कि क्या दी थी, रही याद। दूसरी बात, हमने पहले तो एज ए प्रिंसिपली, जो फादर के प्रिंसिपल थे जब भी कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसको एडॉप्ट उसी मार्ग पे चलना चाहिए कि भाई कंपनी चालू रहे या बंद रहे, किसी के पगार में कटौती नहीं होगी। और सीनियर मैनेजर जो बहुत भारी पगार के थे, उनमें 20% 30% उन्होंने मर्जी से कहा, जो हमने दूसरे साल फिर नॉर्मल होने के बाद रीएम्बर्स कर दिया उनको। तो एक पहलू ये था हमारी कंपनी का। दूसरा कि उसमें हम जूम में सब लोगों के साथ कनेक्टेड रहते थे और रोज अच्छी अच्छी बातें, कभी सेहत पे बात किसने की, कभी किस पे बात की, इस तरह से होती रहती थी। मैं कम करता था, इसकी वजह है कि मेरे उस टाइम पॉडकास्ट तो नहीं, लेकिन वेरियस सेमिनार ये वो बहुत, मतलब एवरीडे जूम पे ही रहता था मैं। तो मेरी व्यवस्था के कारण मैं इतना इन्वॉल्व नहीं। और मैंने क्या है कि अपने आप को 2017-18 से पार्टली धीरे धीरे दूर करना, क्योंकि इतने साल हो गए, अभी मेरे हाथ पैर ठीक चलता है तो कभी 19-20 कभी हो गया तो मैं अभी इनको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन सबको 360 डिग्री सक्षम तभी हो जाएंगे जब भी किस पे आधार रखना है, अपने आप पे करेंगे। ये मेरी सोच थी। हो सकता है इसमें मैं सही हूँ या गलत हूँ ये नहीं, लेकिन मेरी सोच थी। तो ये था। और मेरा फोकस उस टाइम सोशल, मतलब है कि हमारे गांव है, तो हमारे गांव के लिए हमने सबसे पहले जैसे हुआ तो जो नीडी पीपल थे उनके लिए 4,500 पर मंथ के लिए हमने एक रियायत भेज दी। 100 के करीब फैमिली थे उनको। और फंड भी मतलब हमारे जो महाजन कहते हैं उसमें कुछ 1-2 महीने का हमने किया था, 1-2 महीने का किसी ने किया, मतलब सक्षम लोग थे, उन्होंने फंड मतलब स्पॉन्सर किया था मिलजुल के। और ये पहल की थी। फिर उसके पूरे समाज में इसकी इम्पैक्ट ये हुई कि एक हमारी संस्था ने 50% हम देंगे, 50% आप, मतलब 4.5 के 9 देने स्टार्ट किए। ये दूसरे महीने से हुआ। तो ये काम, मतलब ऐसे कई काम हाथ में लेके रखे थे, तो मैं उसी में व्यस्त रहता था। लेकिन हमारे जो भाई है, बेटे है, ये सब कनेक्टेड रहते थे एक दूसरे। और रोज की है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी कि भाई अनाज की मूवमेंट के लिए, इसकी मूवमेंट के लिए, मेडिसिन की, तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होने लगा था। और सबसे बड़ी बात ये कह सकता हूँ कि कई कंपनियों के ड्राइवर वहाँ से छोड़ के चले गए थे गाड़ी वैसी के वैसी रास्ते में। हमारी एक भी गाड़ी रास्ते में इस तरह से नहीं छोटी थी। ठिकाने पे कई नज़दीकी ऑफिस में लगाए और उसके बाद फिर कोई गांव चला गया, कोई वहाँ रहा, क्योंकि गांव जाना बेहतर था उनके लिए, तो कुछ लोग चले गए थे। लेकिन जैसे ओपन अप हुआ तो वो वापस भी आ गए। सर इंडिया में ना ट्रक यूनियन है और हड़तालों का ना बहुत बड़ा लंबी हिस्ट्री है। ट्रक यूनियन वाले बहुत हड़ताल करते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जहाँ पे वी ट्रांस ने ना बहुत बड़ा बैकलैश देखा हो ट्रक यूनियंस के हड़ताल की वजह से?
और आपने उसको कैसे टैकल किया था? मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मेरे हड़ताल का दौर है ना, लाइफ में 3 टाइम आया अमेरिका कैरियर में, बड़ा, जो 15 दिन से ज़्यादा चली हुई है। हम्म, इसका इम्पैक्ट के हिसाब से देखने जाओ तो जो भी रीज़न है, अभी कुदरत को मंजूर होगा या कुछ भी होगा, मेरा धंधा डबल हुआ है। उसकी एक ही वजह थी कि हम लोग एक पॉलिसी रखी थी हम्म, कि गोडाउन पे माल आता था मेरे, हम्म, तो किसी भी तरह से रात को वो माल डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके लिए जो भी करना पड़े, आउट ऑफ वे जाके हम, जो भाड़े डबल हो गए, वो ट्रक हायर करते थे। और ये हमारे क्लाइंट का एक तो माल टाइम पे पहुंचने लगा, और कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां इसमें जब भी गोडाउन जाम हो जाते थे फिर 2 दिन के लिए बुकिंग बंद कर देते, 3 दिन की। तो उनके जो दुखी लोग थे वो हमारे पास आते थे, कुछ परमानेंटली हमारे साथ रह गए, कुछ वापस चले गए। लेकिन ये हर हड़ताल में मुझे ये बेनिफिट हुआ है। और दूसरा इम्पैक्ट देखने जाओ तो हमने ऐसे कोई अनहोनी होने पे कभी भी अपने स्टाफ का जो सैलरी है उसमें कट नहीं किया। और उसी वजह से कि उनके आशीर्वाद की वजह से कभी ज़्यादा दिन, महीना दिन बन रहा है तो कई जगह पे 25%, 50% कटौती की थी, तो हमने नहीं की थी। मतलब वो जो एथिक्स एंड वैल्यू हमारा जो था ना, उसके ऊपर डट के हम अड़ग रहे। तो कुदरत की मेहरबानी कहो या कुछ कहो कि हमारे सब, मैंने खुद ने ये हड़ताल के दौरान सुबह 8 बजे जाके रात को 2-2 बजे तक काम किया है। और मेरा काम जो था रूटीन का, वो ख़त्म करने के बाद ट्रक खाली करने को लगाते थे, और ट्रक भरने को 2 आदमी हम लोग, एक लोडिंग क्लार्क मेरा जो परमानेंट था वो एक गाड़ी भराता था, एक मैं भरवाता था। तो 2 गाड़ी उल्टी सीधी लगा के गोडाउन से माल लोडिंग कराते थे, और रात को 2 बजे 3 बजे काम ख़त्म होने के बाद ही निकलना है। दूसरे दिन गोडाउन झाड़ू मार के साफ हो के सुबह 8 बजे, वैसे 9 बजे हमारी बुकिंग चालू होती थी, उस टाइम हमने एक किया था कि 8 बजे स्टार्ट कर देते थे। और कभी जो स्टाफ है नहीं आता था तो हम लोग खुद जाके बैठ जाते थे। मतलब ये कस्टमर को उस टाइम हमने जो संभाला, उसकी बदौलत कई कस्टमर परमानेंटली हमारे साथ रह गए। अरे वाह सर, इंडिया में ना बड़ा ही डिफ़िकल्ट इलाका माना जाता है नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट में उनको स्पेशल एड भी मिलता है, स्पेसिफिकली वहाँ पे, बिकॉज वो हिली रीजन है काफ़ी सारा, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट्स जितने भी हैं। आपने नॉर्थ ईस्ट में कितना अपना एक्सपेंशन किया है? गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी कुछ ऐसी है क्या जो जिसने आपको सपोर्ट किया हो, या वहाँ के लोकल्स को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नक्सली भी बहुत हैं, वहाँ के अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो भी ना लोगों को बहुत इन परेशान बातों करते से देख के मैं 2006 में गुवाहाटी मेरी ब्रांच खोली थी मैंने। ठीक है। और गुवाहाटी के आगे उसके सीमित ही रखा है। आसाम में कंपैरेटिवली कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इतनी। और उससे आगे का हमने बुकिंग लेना ही बंद कर दिया, और लेते तो किसी और कैरियर के हाथ दे देते। कोई इमरजेंसी आती है या कोई परमानेंट क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो ही करते हैं, नहीं तो वो देखो, अपनी एनर्जी राइट जगह पे यूज़ करनी चाहिए। तो हमारे पास तो पूरे देश का इतना इलाका है, तो हमको कौन सी, जिसको सिर्फ पैसा कमाने का मकसद होए, वो आड़े टेढ़े कैसे भी करके हफ्ता दे के ये दे के, और हफ्ता टैक्स, वो गुंडा टैक्स बोलते थे हमको कि यहाँ जाएंगे तो गुंडा टैक्स लगेगा, इतना गुंडा टैक्स, इतना गुंडा टैक्स इसको लगेगा। मैं बोला ये चक्कर में अपने को पड़ना नहीं है, तो हम अपने आप को सीमित रखा आसाम तक। कलकत्ता है, हल्दिया है, सिलीगुड़ी है, और हमारी ब्रांच, लास्ट ब्रांच कहो नॉर्थ ईस्ट में तो आसाम, गुवाहाटी में। गुवाहाटी से आगे नहीं गए हम लोग, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। मैंने जो उस टाइम मैं 2 दिन गुवाहाटी में रहा था 2006 में, तो जो मालूमात हुआ और
प्रीवियस जो मतलब मेरा कलकत्ता के मैनेजर से मालूमात हुआ उतनी ही जानकारी है, उसके अलावा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर जीएसटी, जैसे ही जीएसटी आया है आपकी इंडस्ट्री ने, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ने कैसे ट्रीट किया जीएसटी को? क्या आपके फेवरेबल रहा है या जीएसटी से आने के बाद धंधे पे फर्क पड़ा? देखो, इंडस्ट्री के लिए ना जीएसटी बहुत फेवरेबल रहा है, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री से जहाँ तक सवाल है बिल्कुल काम का नहीं है। तो हमने कुछ 2 साल है ना पहले GTY मतलब 5% हमको जीएसटी लगाना है, लेकिन हमको रिकवरी नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे धंधे में हमको देखा तो 35-40 लाख, कभी 50 लाख का जीएसटी लग के आता था, जो वेंडर से वेरियस चीज़ है, हमारा रॉ मटेरियल है, स्टेशनरी है, ये है, हर एक चीज़ में लग के आता। फिर हमारी कंपनी ने डिसीजन लिया कि वी आर मतलब टेक्नोलॉजी वाइज इक्विप है, तो हम लोग इसको करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा जितना होना चाहिए उससे नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये कह सकता हूँ। नुकसान इस तरह से हुआ है कि आजकल हमारे एक दीमक की तरह बधी है जो बरसों से है, मतलब 1965 से है, वो टू बी बिल्ड की, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और माइंड सेट जो लोगों का है, सेल्स पर्सन, वो टू बी बिल्ड के और रीज के। तो ये बिलिंग बिजनेस में एक ज़माना था कि 15 दिन 20 दिन का बिलिंग पीरियड रहता था, जो 90 दिन तक एक्सटेंड हो गया और माइंडसेट हो गया है। और कोर हमारी जो कॉम्पिटेंसी है सर्विस की, उसकी जगह पे हम लोग इनडायरेक्टली उनके बैंकर बन गए इंडस्ट्री के। जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं, हमको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज क्या है, ये एक करता है तो दूसरे को कंपटीशन में लेने को करना पड़ता है, इस मजबूरी से कर रहे हैं लोग। सर अगला बड़ा क्वेश्चन, डीमोनेटाइजेशन, जब कैश खत्म हो रहा था मार्केट में, डीमोनेटाइजेशन को कैसे ट्रीट किया है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ने? लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मेरी कंपनी के बारे में कह सकता हूँ कि हम लोग का वो क्या है, 2 कदम आगे वाली सोच रखते थे। तो हमने जितनी ट्रक्स थी हमारी खुद की, उसको एटीएम बेस कर लिया था वो डीमोनेटाइजेशन के बाद। और जितना होता है वो पेमेंट रूट डायरेक्ट करते थे, बैंक ट्रांसफ़र, और ये हम लोग एडॉप्ट कर लिया था। तो वैसे देखने जाओ तो खास इम्पैक्ट नहीं आया। हमारी जो रिकवरी थी वो थोड़ी डिले हो गई थी कुछ अरसे के लिए। बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी कंपनी को नहीं आया, इंडस्ट्री को आया था, लेकिन हमारी कंपनी को नहीं आया था, ये मैं कह सकता हूँ। और इसके बारे में ज़्यादा मैंने किसी से बात भी नहीं की है, क्योंकि उस टाइम क्या है कि मैं कुछ डेवलपमेंट के चीज़ें हमारी चल रही थी, उसमें व्यस्त होने की वजह से मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इम्पैक्ट नहीं आया था, ये मैं कह सकता हूँ। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर फाइल किया हो और आपका गवर्नमेंट टेंडर रिजेक्ट हुआ हो, और उसका कारण सरकार की पॉलिसियाँ रही हो, या आपका जो ट्रक माफिया यूनियंस के साथ जाके जो गवर्नमेंट हमारी नहीं, सरकार? हम लोग जहाँ तक हो सकता है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का काम ही नहीं करते। ओके। शुरू से ये पॉलिसी है। और कुछ अरसे में मैंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम किया था, और उसका एक्सपीरियंस है ना एक्सेलेंट में एक्सेलेंट रहा था। ओके। कोई दिक्कत नहीं आई थी। गाड़ी का भाड़ा जो भी बनता था वो टाइम पे, टाइम टू टाइम हमको विदाउट एनी एफर्ट, मतलब हमारा बिल जाता था हमारा बंदा लेके, और तीसरे चौथे दिन हमारा चेक आ जाता। तो ये मेरा अनुभव तो जो भी सीमित, बहुत सीमित है, लेकिन सीमित काम में है, लेकिन हम अदरवाइज नहीं करते। उसकी वजह है कि जो ब्यूरोक्रेसी अप्रोच है ना लोगों का, उसमें आपने सर्विस दी है कट टू कट एकदम वेफर थिन मार्जिन पे, और उसमें अगर आपको ब्राइब देनी पड़े तो जहाँ ब्राइब देने का काम होता है ना, वहाँ से हम थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल हमको अलाउड नहीं करते हैं।
हम जो फायदा है हमारे कस्टमर को डायरेक्ट देने में मानते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं, बिचौटिया नहीं चाहिए हमको। सर जब कभी भी हम लोग लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है ट्रक। ट्रक ड्राइवर्स को ना नॉर्मली अगर आप देखोगे सोशली ना, वो वाली इज्जत नहीं मिल पाती कि यार ये ट्रक ड्राइवर है। वो ना एक तो फैंसी नहीं लगता सुनने में, और लोग ना उसे ना किसी रेस्पेक्ट वाले नज़र से नहीं देखते। वी ट्रांस ने ऐसा क्या चेंज किया है जिससे ट्रक ड्राइवर्स की जो इमेज है सोशल लेवल पे वो उभर सके? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि शुरू के दौर से आज तक हमारा जो व्यवहार है उनके साथ, वो इंसान से इंसान का होता है, वही नाते के व्यवहार से किया है। और बहुत प्रेम से इज्जत से हम रखते थे। हम लोग जब भी छोटे थे, ट्रैवलिंग ट्रक में मैंने काफ़ी किया है, तो साथ में खाते थे पीते थे, घर पे आते थे तो घर पे भी खाना खाया है ड्राइवरों ने। कई ऐसे कुछ काम होता है, घर पे आते जाते, और पूरा इज्जत, मतलब एक मुलाजिम होता है कंपनी का या एक पार्टनर होता है, उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है वही रिस्पेक्ट हमारे ड्राइवरों को हम देते थे। गलती हो गई तो कान भी पकड़ते थे, डांटते भी थे, सब कुछ करते थे, लेकिन गाली गलौज वाला मैटर नहीं था हमारे पास। ये बात थी। और दूसरी बात कि नॉर्मल अदर देन वर्किंग हमारा व्यवहार उसके साथ एक भाईचारे का रहता था, फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। और पिताजी ने ये ट्रेडिशन रखा था सबको। हमारे इंडस्ट्री के जो 1960 से 67 68 तक के एंटरप्रेन्योर्स है ना, उसमें ज़्यादातर लोगों ने मेरे पिताजी के साथ कैरियर की शुरुआत की थी। यहाँ से सीख के उन्होंने स्टार्ट किया था, और उसको मदद भी की गई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हो सकती है। तो ये अप्रोच था, इसके लिए हमको और हमारे यहाँ आज भी उनको वही इज्जत मिलती है जो पिताजी के टाइम पे मिलती है, हमारे टाइम पे मिलती थी, और आज हमारे बच्चों के साथ भी वही मतलब मिलती है। तो हमारे पास जब भी ड्राइवर की मार्केट में इतनी शॉर्टेज होने के बावजूद भी हमको ज़रूरत होती है, तो हमको 10 चाहिए तो 20 हमको आ जाते हैं, हमको रखो। सर ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं इसके बारे में आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बच्चे को ना बड़ी इंसल्ट फील होता था जब वो अपने स्कूल में जाके बताता था ना कि मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। और वो कभी किसी को बताता नहीं था कि जब उससे कोई पूछा जाता कि आपके पिताजी क्या करते, तो वो बताता नहीं था कि ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर को वो इज्जत नहीं दी जाती कि भाई कोई ऐसी होगा, अनपढ़ टाइप का होगा इसलिए ट्रक ड्राइवर है। और वो खुद अपना बच्चा अपने बाप की ना रेस्पेक्ट नहीं करता था। अब जब हमारे पास मेरे पास ये वाली खबर आई तो हम लोग ऐसे ही उनसे कुछ बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि भाई एक ट्रक ड्राइवर जो 24 में से 15-15 16-16 घंटे ड्राइविंग कर रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे उसे सोने के लिए मिल रहा है, जहाँ जैसा खाने के लिए मिल रहा है ऐसा खा रहा है, थोड़ा सा सोने के लिए मिल रहा है, ट्रक में ही अंदर जाके सो जाता है, मतलब कंफर्ट जोन में ही नहीं आ रहा है। वो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको इज्जत कैसे नहीं दोगे? जब उसके पिताजी की पूरी स्टोरी दिखाई गई कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। वो छोटा बच्चा गया, अपने पिताजी को उसने हक किया। स्कूल के एनुअल फंक्शन में उसने माइक पे अनाउंसमेंट किया है, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, कि वो एक ट्रक ड्राइवर है। आपकी थाली तक आने वाला खाना एक वेयर हाउस से लेके आपके घर तक लाने का काम मेरे पिताजी करते हैं। एंड ही फेल्ट सो प्राउड ऑन दिस, एंड सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये बात जो है आप बता रहे हैं अभी, मैंने एक मतलब इकोनॉमिक टाइम्स और या किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पैनल डिस्कशन रखा था। मैंने ड्राइवरों के हक में बात की थी ये, कि ड्राइवरों की शॉर्टेज बहुत चल रही थी, तो क्यों है? मैं बोला क्यों नहीं है ये पूछो आप। हमारे समाज का जो व्यवहार है ना इनके प्रति ऐसा है कि कोई भी ड्राइवर अपने बच्चों को इस फील्ड में लाने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल। जो लानत जो इसने सहन की है,
वो अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ नहीं होने देगा। और बिल्कुल उसकी वजह से, और उसके जिम्मेदार हमारा समाज है। बिल्कुल सर। और सर अब ये बात सही है। और देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी संस्कृति क्या कहती है। भारत की संस्कृति, आज विदेश को छोड़ दो तो आप, भारत की संस्कृति के इंसान का इंसान से होना चाहिए नाता। वो ड्राइवर बाद में है, पहले इंसान है। बिल्कुल तो आप इंसान की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सर मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ना अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, और उस एक्सीडेंट का एक ट्रक का एक गाड़ी से टच हो गया, 99% केसेस में ट्रक ड्राइवर की कभी गलती नहीं होती है, गलती होती है गाड़ी वाले को, बिकॉज वो उसे लगता है कि तेरी छोटी गाड़ी तू जल्दी निकाल लेगा, बाइक वाले को लगता है तू गाड़ी वाले से जल्दी निकालेगा, ऑटो वाले को लगता है कि सबसे पहले तू निकल जाएगा। पर जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, कोई वो गाड़ी वाले से कोई कुछ नहीं बोलता है, सबसे पहले भीड़ आती है और ट्रक ड्राइवर के ऊपर हाथ छोड़ना स्टार्ट कर देती है, उसको मारपीट नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये 100% जो व्यवहार है वो गलत है। क्यों गलत है? कि मैंने अपने सामने जितने भी एक्सीडेंट देखे, मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट होते, छोटे बड़े सब देखे। यू कांट बिलीव, बट आज तक 100% सामने वाले की गलती से हुई। बिल्कुल मानता हूँ सर मैं भी ये बात। ट्रक ड्राइवर इतने प्यार। अभी मैं एक बात बताऊं कि कभी 6 पहिए की गाड़ी है, बरोबर है, उसका 2 पहिया आगे निकल गया और पिछले पहिए पे कोई आ गया, तो क्या ड्राइवर की गलती से आ सकता है? बिल्कुल नहीं। आप लॉजिकली सोचो ना। लेकिन लोग है ना, वो क्या है, वो बदनाम है बेचारा, तो उसको कोसते हैं। सर बदनाम से ज्यादा ना लोग बाग उसकी पोजीशन का एडवांटेज लेते हैं। हाँ, ड्राइवर ही तो है, इसका क्या मालिक कर लेगा, क्या कर लेगा। कि कार वाला कोई सांप निकलेगा, कोई पुलिस का आदमी निकलेगा, कोई मिनिस्टर का बच्चा निकलेगा, तो हमको क्या करेंगे? और अपनी भड़ास निकालते हैं। कुछ बात की भड़ास होती है, बेचारे गरीब ड्राइवर पे उठाते हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन है मेरा इस पॉडकास्ट का आपसे। आज की डेट में अगर कोई यंग भारतीय युवा अगर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता है आपकी, और अगर ये बोलने लग जाता है कि यार इंडिया का जो सिस्टम है ना वो फेवरेबल नहीं है लॉजिस्टिक्स के, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, अपने आप को डेवलप करना है तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से बढ़कर कोई नहीं है। और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री फेवरेबल नहीं है, ये बात सही है कि आज तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी फेवर कर नहीं हुई है। अपने बलबूते पे कड़ी, और अपने बलबूते पे जो ऊंचे उठना की जो मज़ा है ना, वो तो जब भी आप अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रही है, इस तरह से इंडस्ट्री का जब भी लोगों की समझ में आएंगी, आज नहीं, ये टेक्नोलॉजी की बदल लोग कुछ हद तक अभी कॉस्टिंग के बारे में समझने लगे हैं। बाकी चीज़ों का एनालिसिस, जब ये 360 डिग्री एनालिसिस करना सीख जाएंगे, सामने आ जाएगा परिणाम, तब सुधार होने की, शुरुआत होने की उम्मीद रखता हूँ। मैं हताशावादी नहीं हूँ, निराशावादी नहीं हूँ, आशावादी हूँ, तो आशा ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इतना ब्लंटली, इतना ऑनेस्टी के साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और मैंने जो क्वेश्चन के जवाब दिए, ये मुझे जितनी जानकारी थी इसके आधार पे दिए। जो जानकारी नहीं थी उसके बारे में मैंने नहीं की है, क्योंकि मेरे कई लोग ऐसे हैं कि मेरी बात को ब्रह्म वाक्य मानते हैं। इसके लिए उनको गलत मतलब ये नहीं हो जावे, इसके लिए मैंने जो भी जितना मेरी जानकारी थी उतना ही बताया आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए।